नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आइए देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। हम लोग इसके पहले कूलाम का नियम पढ़ चुके थे, और जो कूलाम का नियम है वैद्युत बल की बात करता है, तो उसके बारे में हम लोग जान चुके थे। और आज हम पढ़ेंगे कि वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करने पर क्या होता है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसके लिए मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, यानी हम लोग अगर मान लेते हैं हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमारे पास दोनों, आप जानते हैं दोस्तों इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का अगर द्रव्यमान की बात करते हैं तो हम लोग मान लेते हैं, जैसे कि लिखेंगे इसको कैसे, देखिए यहाँ से लिखेंगे, माना, दिख रहा होगा आई थिंक, देखिए, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है दोस्तों, यम1, यम बराबर कितना होता है, यम1 तथा यम2 है, यम1 तथा यम2, दो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं दोस्तों, यम1 तथा यम2 है, तथा उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। ठीक है दोस्तों, कि हम लोग मान लेते हैं, माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम1 तथा यम2 है तथा उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तथा उस पर उपस्थित आवेश Q1 और Q2 है। दोस्तों हम आपको बता दें, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो जो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, यम1 बराबर यम2, सबको पता है, नहीं पता तो याद रखिएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ये कितना होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश यहाँ से हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, देखिए Q1 और Q2 को दोनों समान होंगे, और होता है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम ये होता है। हम लोग दोस्तों यहाँ पर तुलना कर रहे हैं कि हमारा जो वैद्युत बल होगा और गुरुत्वाकर्षण बल होगा ये दोनों कैसे होंगे। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अगर देखिए हम लोग मान लेते हैं कि एक आवेश हमारे पास यहाँ पर है Q1 और यहाँ से Q2 है। ठीक है, तो हम लोग दोनों की बात करते हैं। अब जान सी बात है, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा दोस्तों, आवेश तो रहेगा ही, प्लस उसके बाद क्या रहेगा, द्रव्यमान भी रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम1 और यम2 मान लेते हैं, और इनके बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों, वो 1 मीटर हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, दोनों के लिए सेम रहेगा। और इन दोनों में तुलना करते हैं, देखते हैं कि इन दोनों के बीच जो वैद्युत आकर्षण बल है वो कैसा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कैसा होता है और वैद्युत बल कैसा होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल। तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, देखिए जब दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है दोस्तों, Fg बराबर होता है, आप पढ़े होंगे तो Gm1m2/r²। 11th में इसको पढ़े थे दोस्तों आप लोग, तो आपको याद है। चलिए दोनों का मान रखते हैं। तो Fg फॉर ग्रेविटेशनल है, और यहाँ पर G क्या है, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो Fg इक्वल्स टू यहाँ से आएगा आपका, तो G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11, और यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है m1 की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, और यहाँ से m2 की वैल्यू सेम रहेगी, वही 9.1 इंटू 10⁻931। और चूंकि देखिए इनकी बीच की दूरी कितनी है दोस्तों 1 मीटर है, तो यहाँ से आप 1 का स्क्वायर कर देंगे। जब फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे तो Fg की जो वैल्यू आएगी, हम आपको देखिए दोस्तों डायरेक्ट सॉल्व करके बता दे रहे हैं कि वैल्यू कितनी आएगी। तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी 5.52 इंटू 10⁻71 न्यूटन। ठीक है, इतनी वैल्यू आई, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमारा Fg आ गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद कि हमारा Fg आ गया, तो इसके बाद हमारा जो होगा Fe जो होगा वो क्या होगा। तो निकालते हैं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे Fe की बात करते हैं,
तो एफ ई बराबर अभी हमने कल कूलाम का नियम बताया था, आपको याद होगा कि 1/4πε0, और यहाँ से था Q1 Q2/r², यही था। चलिए इन सबकी वैल्यू रखते हैं। तो 1/4πε0 इसकी वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, हमने कल बताया था आपको 9 × 10⁹ और Q1 की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और Q2 भी इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो Q1 की वैल्यू कितनी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर 1.6, तो 1.6 × 10⁻⁻19, और Q2 भी सेम रहेगा वही, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब यहाँ से देखिए दोस्तों R की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग पाते क्या है कि हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो एफ ई की वैल्यू आती है, एफ ई की जो वैल्यू आती है दोस्तों, वो आती है 2.304 × 10⁻⁻28 न्यूटन। देखिए दोस्तों यहाँ से एफ जी आ गया, एफ ई आ गया। अब हम दोनों की तुलना करनी है, तो हम लोग दोनों की तुलना करके देख लेते हैं कि भाई दोनों की तुलना में कौन कितना अधिक स्ट्रांग रहेगा और कौन कितना कम रहता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से इसको हम लोग देखते हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। समीकरण 1 में जो है 2 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, अब दोनों में भाग देते हैं। देखिए क्या मिलेगा यहाँ से दोस्तों, एफ जी आएगा ऊपर, एफ जी अपॉन एफ ई आएगा। तो एफ जी की वैल्यू कितनी थी, देखिए 5.52 × 10⁻71 आएगी, और यहाँ से एफ ई की वैल्यू कितनी आएगी 2.304 × 10⁻⁻28। अब देखिए दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप यहाँ देखिए कटेगा कितना आएगा। फाइनली अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, एफ जी बराबर लगभग इसको भाग देंगे तो आएगा 2.35 × 10⁻43, ठीक है। देखिए दोस्तों और इनटू यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए माइनस में है दोस्तों ना, तो जब ये आपका माइनस में है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये इसका इतना गुना होगा, यानी देखिए यहाँ पर स्ट्रांग कौन होगा, अगर इसको नीचे भेजेंगे तो लगभग में 43 होगा। आप कह सकते हैं यहाँ से कि एफ ई बराबर या अप्रॉक्सीमेट इक्वल 10⁻43 × एफ जी, ठीक है। देखिए लगभग में 10⁻44 गुना होता है कौन, वैद्युत बल, यानी वैद्युत बल जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, इलेक्ट्रॉन्स के लिए वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻43 गुना होता है, ठीक है। तो हाँ आई थिंक ये आपको समझ में आएगा। तो पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया यहाँ से दोस्तों। अगर आप फेयर बना रहे हैं तो अच्छी बात है, आप इसको नोट कर लीजिएगा फेयर में, ठीक है। तो अब चलेंगे हम लोग अगले टॉपिक पर, ठीक। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला जो टॉपिक है परावैद्युतांक। परावैद्युतांक होता क्या है दोस्तों, जैसा कि नाम देखने में बड़ी अजीब लग रहा है कि परावैद्युतांक। दोस्तों हम आपको बता दें इसमें कि परावैद्युतांक कुछ नहीं होता है। अगर हम जनरली देखें तो वे सभी विद्युत रोधी पदार्थ, जो भी विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं वो सभी परावैद्युतांक कहलाते हैं, वो सभी परावैद्युत होते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं, यहाँ पे सूखी लकड़ी ले लीजिए, कागज़ ले लीजिए, कोई भी चीज़ जो भी विद्युत का कुचालक होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, परावैद्युत कहलाते हैं। और उनका जो एक निश्चित पॉइंट होता है, एक निश्चित अंक होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। अगर आप इसकी परिभाषा बोलना चाहते हैं तो इसकी परिभाषा आप आसानी से लिख सकते हैं कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। हम फिर से यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आपको याद हो जाएगा कि माध्यम की, है ना, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। हम दोस्तों आपका एक तरह से फेयर कंप्लीट करवाते हुए चल रहे हैं ताकि आपका फेयर कंप्लीट होता रहे, ठीक है। वैसे आप तो यूट्यूब पर बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जो कि झटके में आपको जल्दी करके सभी सिलेबस को ख़त्म कर दिया जा रहा है, लेकिन हम सोच रहे हैं आपको एक फेयर बनाते चलें ताकि आपको ऐसा लगे कि आप एकदम क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों वहीं पर है कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता। देखिए माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, केवल एप्सिलॉन होती है। और निर्वात की विद्युतशीलता की बात करते हैं तो निर्वात की जो विद्युतशीलता होती है वो होती है एप्सिलॉन 0 होती है। तो इसका मतलब ये हुआ द रेशियो ऑफ जो आपका ये रहेगा कि माध्यम की विद्युतशीलता, यानी जो हम लोग देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से दिखाते हैं, तो के इक्वल्स टू यहाँ पर बनेगा आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये एक बनेगा, ठीक है। और एक और बात, जो परावैद्युतांक होता है उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो देखिए इसका यूज भी होता है कहाँ पर होता है, अगर हम लोग कोई भी चीज़ अगर देखिए जो वैद्युत बल होता है, यदि दो आवेशों के बीच अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो वहाँ पर जो लगने वाला बल होता है वो कम हो जाता है। यानी कूलाम के नियमानुसार, जो कूलाम ने कहा था, तो यानी ये जो होगा एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और यहाँ पर जो आता है के, इसी को हम लोग कहते हैं परावैद्युतांक, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हुआ कि F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/K। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भैया दो आवेश हैं, दो आवेशों के बीच निर्वात है, तब उस पर बल कितना होगा, तब अधिक होगा, या फिर दो आवेशों के बीच अगर उनमें जो है उनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिए तब बल कितना होगा। तो आप याद रखिएगा ये बल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी दो आवेशों के बीच यदि कोई पदार्थ रख दिया जाता, कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया परावैद्युतांक। देखिए तुलना की बात करते हैं तो वैद्युत बल की देखिए आप क्या, इसका महत्व क्या होता है, कूलाम वैद्युत बल या कूलाम के नियम का महत्व क्या होता है। तो कूलाम का नियम छोटी से छोटी दूरियों के लिए भी लागू होता है, याद रखिएगा दोस्तों, छोटी से छोटी दूरियों के लिए भी क्या होता है, ये लागू होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि नाभिकीय दूरी होती है, दोस्तों आपको पता होगा नाभिकीय दूरी कितनी होती है, नाभिकीय दूरी होती है 10⁻⁻15 मीटर्स, और ये होता है नाभिकीय दूरी। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी पूछ लिया जाता है नाभिकीय दूरी, ठीक है। जो नाभिकीय दूरी होती है 10⁻⁻15 मीटर्स, और जो परमाणुवीय दूरी होती है, यानी परमाणुओं के बीच की दूरी जो होती है, परमाणुओं या परमाणुवीय दूरी, परमाणुवीय दूरी जो होती है दोस्तों, ये कितनी होती है, ये होती है आपकी 10⁻10 मीटर्स, ठीक है। तो आप इन दोनों के बीच देखिए कितनी कितनी कम दूरी है, लेकिन इनके बीच भी क्या होता है दोस्तों, इनके बीच भी जो है कूलाम का नियम लागू होता है, ठीक है, इनके बीच भी लागू होता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि क्या परमाणुओं के बीच कूलाम का नियम लागू होता है, बिल्कुल होता है। और देखिए दोस्तों एक और बात है, अगर आप बात करते हैं थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपका कोई अगर एटम्स है तो एटम के अंदर क्या होता है, दो चीज़ होते हैं, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन भी होते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इनके बीच क्या होगा, क्या परमाणु बल काम करता है, क्या वैद्युत बल काम करता है। हाँ जी बिल्कुल काम करता है, लेकिन एक कंडीशन ये हो जाती है कि इनमें वैद्युत बल बहुत ही थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, और इनके बीच जो बल कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं नाभिकीय बल, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, न्यूक्लियस फोर्स को होते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल के कारण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स नाभिक में क्या रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो देखिए दोस्तों वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि जो होता है वैद्युत क्षेत्र कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, सुन लीजिए एक परिभाषा अच्छे से, कि किसी वैद्युत क्षेत्र के, किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। फिर सुन लीजिएगा कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र होता है, अब इसमें होता क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं भी होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए अब कोई भी अगर वैद्युत क्षेत्र है तो वहाँ पर एक बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, वहाँ से कोई एक बल रेखा निकलेगी, वो प्रतीत होती है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई धनावेश है, तो जब धनावेश है और यहाँ पर एक मान लेते हैं ऋणावेश है, तो धनावेश की एक खास बात होती है कि यहाँ से आपको जो धनावेश होते हैं, यहाँ से आपके जो इलेक्ट्रॉन, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी यहाँ से इस तरफ जाती हैं, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ें हैं। यहाँ से जो बल रेखाएं होती हैं वो निकलती हैं, धन आवेश अगर कोई भी रहेगा तो वहाँ से बल आवेश निकलती हैं, अगर वही ऋण आवेश है तो वो ऋण आवेश की ओर क्या होती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। कुछ इस तरह से देखिए ये इधर की तरफ एंट्री करेंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा ऐसे।
तो कोई पूछे तो आप सीधे कह दीजिए कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से चलकर ऋणावेश पर क्या होती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं। ठीक है। और एक और बात, यदि आपको जो है कि बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर, उस बिंदु पर अगर मान ली कोई बल रेखा है, अगर उस किसी बिंदु पर इसके साथ अगर एक स्पर्श रेखा खींच दिया जाए तो वह उस पर लगने वाले धन आवेश की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि यदि कोई आवेश यहाँ पर अगर ये जो आपका कर्व दिख रहा है, इस कर्व पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींच दे तो इस बिंदु पर यह एक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है। और एक और बात कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है। और वहाँ पर चूंकि ये इनकी दिशा को दिखाता है, तो अगर जहाँ पर ये काटेंगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं तो वहाँ पर दो दिशा हो जाएगी, जो कि संभव नहीं है। इसलिए ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। कुछ गुण हैं इसके, बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, तो इनको आप याद रखेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक। तो आगे 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 हम चलते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई परीक्षण आवेश ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी तीव्रता कितनी होती है, इसकी इंटेंसिटी कितनी होती है। कैसे हम लोग पता करेंगे कि इसकी इंटेंसिटी यानी इसकी तीव्रता कितनी होती है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये IMP कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कभी कभी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो होता क्या है दोस्तों इसमें कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को, ठीक है, हम लिख दे रहे परिभाषा इसकी, याद रखिएगा, किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर उस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, इसको आप याद रखिएगा, तीव्रता कहलाता है। फिर से सुन लीजिएगा दोस्तों एक बार फिर से, कि किसी एकांक परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में उस पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है, तीव्रता कहलाती है। ठीक है। तो और इसको हम लोग देखते हैं, इसको ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। एक और बात दोस्तों, यह एक सदिश राशि होती है, जो कि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए यह क्या है, एक सदिश राशि है। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, यदि हम लोग मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, अगर हमारे पास कोई एक वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, अगर हम लोग इसके अंदर कोई भी एक परीक्षण आवेश, सपोज करिए परीक्षण आवेश Q0 यहाँ पर है, Q0 कर सकते हैं, इसको हम लोग जब वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके खिलाफ जो एक बल कार्य करेगा, है ना। अब उस बल के खिलाफ में क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो वही बोल रहा है, अगर हम लोग इस परिभाषा से देखें तो कैपिटल E इक्वल्स टू, अब इन पर लाएंगे तो कोई बल कार्य करेगा तो वह बल F काम करेगा और जिसके नीचे Q0। तो ये जो होगी इसकी परिभाषा, इसकी फार्मूला बन जाएगी। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके बहुत से मात्रक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग बारी बारी चलेंगे। देखिए कैपिटल E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से बल है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है ना, तो न्यूटन बटा, और यहाँ से आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है। तो और इसकी अगर कोई इसकी बोले कि इसका बीमा लिख दीजिए, क्या होगा, तो बीमा निकालना बहुत ही सिंपल है। देखिए बल है, बल की बीमा क्या होता है, MLT-2, यही ना बल की बीमा होती है। और Q क्या होता है, AT होता है, Q बराबर IT, कल पढ़े थे हम लोग। तो जब Q बराबर IT होता है तो Q बराबर IT है तो I का हो जाएगा एम्पियर और T का टाइम का T हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए आ जाएगा ML और T पावर -3 और A पावर -1,
तो ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। कई बार एग्जाम में आया दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में आता है सब तो आप पूरा लिखिएगा कि किसी पूरा परिभाषा से लेकर के आप बीमी सूत्र तक लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, इसका मात्रक तो आपको पता ही हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। अगर आप चाहें तो इसको एमकेएस में लिखना है तो न्यूटन को बदल दीजिएगा, किस में हो जाएगा दोस्तों, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कूलाम को कूलाम रहने दीजिएगा, उससे भी चलेगा, या तो एम्पियर सेकंड में बदल दीजिएगा, वो भी चलेगा। तो आप चाहें तो कई भी मात्रक निकाल सकते हैं। इसका एक और मात्रक होता है, बहुत फेमस मात्रक है, वो वोल्ट पर मीटर होता है, याद रखिएगा। जो इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है, बहुत फेमस मात्रक है इसका, वोल्ट पर मीटर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है एक वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलाम होता है। इसके अलावा भी होते हैं, तो आगे आएंगे तो उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि आपका है। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है हमारा कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यदि हमारे पास कोई एक बिंदु आवेश है, यानी कोई एक हमारे पास टेस्टिंग चार्ज है, अब उसके द्वारा अगर हमको निकालना होगा कि उसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, तो उसको हमें बताना है क्या होगा। हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है, ऑलरेडी प्लस चार्ज है, जो पॉइंट ओ पर रखा गया है, ये पॉइंट ओ है, यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ से आर दूरी पर एक दूसरा चार्ज यहाँ पर है, जिसको हम लोग क्यू नॉट बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज क्या है, क्यू नॉट है। तो जाहिर सी बात देखिए, अगर हमेशा एक और बात याद रखिएगा दोस्तों, जब भी हमारा परीक्षण आवेश होता है उसको हमेशा हम लोग प्लस में ही लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो इसका जो फोर्स आप फोर्स लगेगा कुछ इस तरह से बाहर करेगा लगेगा, है ना। तो यहाँ से फोर्स इसका बाहर की तरफ लग रहा है, और यहाँ से हमको लाना है इसको यहाँ पर, और इसके बीच की दूरी क्या है, आर है। अब हमको क्या करना क्या है कि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वो क्या होगी, हमें उसको क्या करना है, बताना है। चलिए ये पॉइंट ओ है, ठीक है, इस पॉइंट को आप ए मान लीजिए। तो आप लिखेंगे कैसे, और हाँ मान लेते हैं ये एक ऐसे माध्यम में रखे गए हैं जहाँ पर इनका परावैद्युतांक वो के है, ठीक है, इनका परावैद्युतांक क्या है के है। तो इसको लिखेंगे कैसे कि माना प्लस क्यू आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक के है, और उसे वो बिंदु ओ पर रखा गया है। बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु ए है जहाँ पर परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है, ठीक है। अब वहाँ पर हमें क्या करना है, उस बिंदु पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना है, ठीक है। तो पहली बात इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको शॉर्ट में बोल दे रहे हैं, आप उसको लिख लीजिएगा, आपका फेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लस है यहाँ से, प्लस और प्लस Q0, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इनके बीच फोर्स कितना लगता है। तो प्लस Q तथा Q0 के कारण लगने वाला बल, अब वो बल कितना लगेगा दोस्तों, F बराबर, हमने कूलाम का नियम पढ़ा है, देखिए परावैद्युतांक क्या है, के है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q एंड Q0 अपॉन या Q0 अपॉन R स्क्वायर, यही तो होता है, ठीक। अब यहाँ से क्या होता है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बनाना चाहते हैं बना लीजिएगा। लेकिन हमने पढ़ा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई हो, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई हो तो क्या होता है, कैपिटल ई बराबर, हमने अभी इसके पहले बताया ना कि F अपॉन Q0, यही तो होता है, Q0 होता है। अब यहाँ से F की वैल्यू ये निकली, F की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर परावैद्युतांक के है, सॉरी के लिखना भूल गए थे, उसको लिख लेते हैं। तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F की वैल्यू यहाँ से रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के Q एंड Q0 अपॉन R स्क्वायर। देखिए दोस्तों ये Q यहाँ पर है ऑलरेडी, तो इसको हम लोग डायरेक्ट या इसके बटा कर दें, या फिर इसको चलिए नीचे करके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं Q0, ठीक है। यहाँ से Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा क्या, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये तो मिल गया फार्मूला दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर के भी है। तो एक बात यहाँ से है कि भाई एक फार्मूला तो यहाँ बन गया, लेकिन अब थोड़ा क्या है कि हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। यदि देखिए किसी माध्यम के लिए अगर यहाँ पर कोई माध्यम दिया रहे कि चलिए यहाँ पर ये माध्यम है, कांच है, सिरेमिक है, या जो भी है, तो माध्यम के लिए यहाँ पर क्या रहेगा। यदि हम लोग मान लेते कि निर्वात है, निर्वात के लिए है ना, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात मतलब जहाँ पर वायु ना हो, वायु या निर्वात के लिए
तो वायु या निर्वात के लिए जो के की वैल्यू होती है दोस्तों, उसको आप याद रखिएगा 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रख देंगे तो E इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q/r²। तो देखिए यहाँ पर जो फार्मूला बन गया आपका ये, कि यदि हमारे पास कोई बिंदु आवेश है तो उस बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया। आप अगर इसकी यूनिट लिखना चाहते हैं तो इसकी यूनिट भी वही होगी जो आप पहले लिखते थे। क्या होती है दोस्तों, वोल्ट पर मीटर, है ना, वोल्ट पर मीटर, या और क्या होता है अभी बताए थे हमने, क्या, न्यूटन प्रति कूलाम। या जी बिल्कुल सही आपने बोला, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। तो आप न्यूटन प्रति कूलाम कर लीजिए, वोल्ट प्रति आप मीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। मीटर स्क्वायर कर दिए हैं, आई एम सो सॉरी। चलिए, तो अब देखिए दोस्तों, हम इसके बाद, तो यहाँ तक तो 2 टॉपिक अभी हमने क्लियर किया। अब इसके बाद हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। एक और बात, तो पहले ये जान लीजिए कि ये एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि होती है तो इसको जोड़ने का नियम भी क्या होगा, सदिश वाला नियम होगा। सदिश में कौन से नियम आते हैं, समांतर चतुर्भुज का नियम, तो उसका हम लोग उपयोग करेंगे और इसका सही डायरेक्शन में यूज़ करेंगे। जैसे बल वगैरह होते हैं तो बल को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, आप सदिश का नियम लगाते हैं ना, तो बस इसमें उसको भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि ऐसे है तो तुरंत ऐसे लाएँ, तुरंत इसको प्लस करके सबको जोड़ते हुए लिखते चले जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वो अपने नियम से चलेंगे, यदि डायरेक्शन चेंज हुआ तो इनका मान भी चेंज हो जाएगा, ठीक। अभी हम आपको बताएंगे अगला जो टॉपिक है तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक है हम उसको लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ दोस्तों, तो देखिए आप जो हेडिंग है आपका है कि एक समान रूप से आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये एक वलय है दोस्तों जिस पर एक समान रूप से आवेश, मान लेते हैं हमने उस पर प्लस चार्ज आवेश इस पर क्या है, आवेशित किया गया है। तो प्लस चार्ज आवेश के कारण अब हमको निकालना है तीव्रता। तो हम लोग मान लेते हैं एक वलय है और इस वलय का जो केंद्र है वो बिंदु O पर है और इसकी जो त्रिज्या है स्मॉल a है, ठीक है। और इसका एक लघु अवयव पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर एक लघु अवयव छोटे से अवयव के लिए कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर मान लेते हैं इस पर आवेश जो है क्या है, डेल्टा Q है, ठीक है। इस पर आवेश डेल्टा Q है एक लघु अवयव के लिए। अब हम लोग यहाँ से करते क्या है, इसके केंद्र से O दूरी पर एक बिंदु जो है P है, जो कि इसके केंद्र से x दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यहाँ पर x दूरी है और यहाँ से जो दूरी है ये दूरी है r दूरी, ठीक है। ये दूरी कितनी है, r है और ये x है। यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। हम लोग मान लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है इस लघु अवयव डेल्टा Q के कारण यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी दोस्तों, डेल्टा E। मान लेते हैं कि डेल्टा E हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पर तो डेल्टा E हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ से एंगल अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण के नियम से ये भी एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसको ब्रेक करना है। अगर हम लोग इसको देखते क्या है, इसको 2 घटकों में ब्रेक करें, एक घटक ये वाला ले लेते हैं, एक घटक ये लंबवत घटक और एक क्षैतिज घटक। तो लंबवत घटक लेते हैं तो क्या होगा भाई, यहाँ से देखिए तो ये वाला है, ये वाला क्या होता है, यहाँ से अगर इस पर आप डालते हैं तो ये क्या बनेगा, कर्ण, ये आधार बनेगा। तो डेल्टा E कॉस थीटा से ये वाला घटक मिलेगा और आपको कि ये क्या मिलेगा, डेल्टा E साइन थीटा से ये वाला घटक मिलेगा, ठीक है। अगर चूंकि देखिए हमने ये डेल्टा अवयव लघु अवयव डेल्टा Q यहाँ से लिया है तब इसके कारण ये हुआ है। अगर हम लोग मान लेते कि यहाँ पर भी एक लघु अवयव है, चूंकि जाहिर सी बात है आवेश है तो यहाँ पर भी कोई ना कोई अवयव होगा। अब यहाँ पर निकालते, यहाँ पर अगर मान लेते कि ये डेल्टा E यहाँ पर भी आ रहा है, तो डेल्टा E आ रहा है तो इसका भी देखिए एंगल ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जब दोनों थीटा होगा तो इसका भी 2 अवयव निकलेगा, तो एक इस तरफ से निकलेगा और एक क्या होगा, इस तरफ से निकलेगा। तो देखिए ये क्या बनेगा दोस्तों, ये तो देखिए आधार है तो E कॉस थीटा मिल जाएगा और ये क्या होगा फिर E साइन थीटा। तो डेल्टा E साइन थीटा देखिए ये बन गया और फिर यहाँ से भी क्या बना, ये वही बना डेल्टा E कॉस थीटा, यही ना बना। तो आप देख रहे हैं कि बराबर एक लघु अवयव के द्वारा जो ये वाला घटक है इसका डेल्टा E साइन थीटा, ये और ये दोनों जस्ट अपोजिट में है एक दूसरे के, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, डेल्टा E कॉस थीटा प्लस डेल्टा E कॉस थीटा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पर ऐड हो जाएंगे बल के नियम से। तो आई थिंक यह बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं पहले डेल्टा E की वैल्यू। यहाँ पर मान लेंगे कि माना एक वलय है, कैसे लिखेंगे दोस्तों, सुन लीजिएगा, वैसे लिखेंगे, माना एक वलय है जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या A है, ठीक है। केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक लघु अवयव डेल्टा Q से r दूरी पर, उसको r दूरी है, डेल्टा Q से r दूरी पर बिंदु P है।
तो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब इस लघु अवयव के कारण यदि उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा ई हो तो अब देखिए जब डेल्टा ई हो जाएगा तो डेल्टा ई बराबर क्या होता है, तो अभी हमने बताया ना बिंदु आवेश के कारण 1/4πε0। अगर हम लोग इसमें मान लेते हैं कि इसका माध्यम परावैद्युतांक के है तो के है, नहीं तो जान दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इसका आवेश क्या है भाई, डेल्टा क्यू है ना, तो डेल्टा क्यू यहाँ पर हो जाएगा। और इसके बीच की दूरी कितनी, देखिए आर है ना दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर ले लेंगे यहाँ से। ये बात समझ में आ रही है, ठीक। अब देखिए यहाँ से तो एक लघु अवयव के लिए निकला, लेकिन दोस्तों हमको क्या करना है, देखिए सब यहाँ पर डेल्टा ई कॉस थीटा निकालना है ना, तो हम लोग पहले निकालेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ से देखिए तो डेल्टा ई है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग वहाँ पर रिजल्टेंट निकालना चाहें तो डेल्टा ई कॉस थीटा हो जाएगा। तो डेल्टा ई कॉस थीटा, तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है, यही है 1/4πε0। और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यही तो होगा। अब चूंकि यह एक लघु अवयव के लिए इतना हो रहा है दोस्तों, लेकिन हम अगर देख रहे हैं कि अगर एक नीचे वाला रहे तो यहाँ पर फिर दो है, अगर दो अवयव लेते हैं तो डेल्टा ई कॉस थीटा होगा प्लस कॉस थीटा। अगर हम लोग तीन अवयव लेते तो डेल्टा ई कॉस थीटा प्लस डेल्टा ई कॉस थीटा प्लस डेल्टा ई कॉस थीटा, ऐसे बढ़ते जाता। लेकिन अब चूंकि कई अवयवों से मिलकर बना, इसलिए यहाँ पर जो टोटल इसका रिजल्टेंट होगा, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर, देखिए बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए दोस्तों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम लोग बिंदु ई पर लेते हैं कि यहाँ पर बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं, तो ई बराबर क्या मिलेगा, समेसन डेल्टा ई कॉस थीटा, यही तो मिलेगा, है ना। क्योंकि भाई बार बार ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, समेसन सिग्मा लगा देंगे। अब सिग्मा लगाने के बाद अब क्या करना है, सबको रख दीजिए। तो जब सिग्मा लगेगा देखिए दोस्तों प्लस क्यू डेल्टा क्यू करके आवेश जुड़ेगा, तो ये पूरा आवेश कितना है, क्यू आवेश है ना, क्यू आवेश डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इसको क्यू कर दीजिएगा। तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0। और देखिए डेल्टा क्यू आप समेसन कर सकते हैं, डेल्टा क्यू, चलिए डेल्टा क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि डेल्टा यू है तो इसका समेसन क्या होगा, क्यू, चूंकि हमने क्यू आवेश से ही मिलकर बनाया है तो ये क्यू हो जाएगा। तो ई इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी यहाँ से, तो आप देखिए दोस्तों यहाँ से है आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से बन रहा है ना, तो ये आपका क्या है, आधार है और ये कर्ण है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है कि नहीं, आधार क्या है x है और कर्ण कितना है r है, तो ये हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ई बराबर अगर हमको निकालना है तो यहाँ से एक्स के फॉर्म में निकालना है तो एक्स के फॉर्म में निकालेंगे, या तो हम चाहते हैं कि भाई आर ना आए, ए और एक्स के फॉर्म में निकाल लें तो उसके बारे में भी निकाल सकते हैं। देखिए उसको पहले यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं, इसको बात करते हैं। तो आपको मिलेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन आर, यही तो होगा। अब देखिए दोस्तों कि ये होता क्या है, देखिए एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है, ए का लंब का स्क्वायर, यही तो होगा। अगर हम लोग यहाँ से आर की वैल्यू निकालनी चाहें तो हम लोग कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब पावर 1/2। अब ये दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, आर की वैल्यू। तो जब आर की वैल्यू रखेंगे तो ई पावर क्या निकलेगा 1/4πε0 क्यू अपॉन, देखिए यहाँ से आर क्यूब हो जाएगा ना दोस्तों, तो आर क्यूब हो जाएगा तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन, अब देखिए यहाँ पर क्यूब हो जाएगा तो 3/2, यही तो होगा। और इंटू एक्स है तो एक्स कर दीजिएगा ऐसे, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा पहला। तो ये इक्वेशन तो हमारा बन गया कि यदि हमारे पास कोई एक आवेशित वलय है और उस आवेशित वलय के कारण किसी उसके अक्षीय दूरी पर बिंदु P पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन और यदि हम लोग मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है बिंदु P से शिफ्ट होकर वहीं पर कहाँ पर आ जाए दोस्तों, बीच में आ जाए, बिंदु A पर आ जाए, तो क्या होगा। यदि देखिए यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर स्थित हो, वलय के केंद्र पर स्थित हो, देखिए दोस्तों वलय के केंद्र पर स्थित होगा तब क्या होगा, हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं।
देखिए अब ये वलय के केंद्र पर यानी बिंदु O पर स्थित हो जाएगा। जब बिंदु O पर यहाँ पर आएगा तो इसका मतलब हुआ क्या, x की वैल्यू टोटली जीरो हो गई। तो जब x की वैल्यू जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, x की वैल्यू जीरो हो गई तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए x जीरो यहाँ पर भी हो जाएगा, ये भी x है तो जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो फाइनली हम लोग को मिल के आ रहा है कि E बराबर जीरो। तो इससे यह सिद्ध हो गया कि यदि एक हमारे पास वलय है यानी एक रिंग है, अगर उसको हम लोग एक समान रूप से आवेशित कर देते हैं तो उसके अगर सेंटर पर जाएंगे तो उसके केंद्र पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि वहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों, शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो बस इतना ही आज के लिए। और आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।